आज हम दीवान गालिब की गज़ल नंबर 172 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 ही शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं। वैसे कुछ और शेर भी बताए जाते हैं जो लोगों को नुस्खों में या मैन्युस्क्रिप्ट में मिले हैं, लेकिन हम जो 3 वेरीफाइड पब्लिश्ड शेर हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करेंगे। और वो शेर ये हैं: पा दामन हो रहा हूँ बस की मैं सहरा नवर्द। पा दामन हो रहा हूँ बस की मैं सहरा नवर्द। खारे पा हैं जौहरे आईनाए जानू मुझे। देखना हालत मेरे दिल की हम आगोशी के वक्त। देखना हालत मेरे दिल की हम आगोशी के वक्त। है निगाहे आशना तेरा सरे हर मुंह मुझे। हूँ सरापा साज आहंगे शिकायत कुछ न पूछ। हूँ सरापा साज आहंगे शिकायत कुछ न पूछ। है यही बेहतर कि लोगों में न छेड़े तू मुझे। पहला शेर देखते हैं कि पा दामन हो रहा हूँ बस की मैं सहरा नवर्द। खारे पा हैं जौहरे आईनाए जानू मुझे। पा दामन लिटरली ऐसा पाँव जिसके पास दामन हो, फुट विद ए गारमेंट हेम। पा दामन होना एक ईडियम भी है जिसका मतलब होता है कि एक दामन की तरह पाँव फैलाकर आप अकेले में कहीं बैठे हैं, पेशेंस से सोच रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी और वजह से आप एकांत में बैठे हैं। सहरा नवर्द, सहरा में रेगिस्तान में घूमने वाला मजनू जैसा कोई वहशी आशिक हो सकता है। और खारे पाँव, पाँव के कांटे, पाँव में चुभे हुए कांटे। जौहर आईना ए जानू, ये बड़ा एक नया कॉन्सेप्ट गालिब साहब ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है जिसको पूरी तरह से समझना बहुत मुश्किल है। जौहर आईना, आईने की पॉलिश लाइंस को कहा जाता है। तो गालिब साहब की शायरी में अक्सर आईने का जिक्र आता है जो कि एक मेटेलिक आईना होता है जिसको साफ़ करने के लिए, चमकाने के लिए पॉलिश की जाती है, और उस पॉलिश के प्रोसेस में जो लाइंस उसके ऊपर आ जाती हैं उनको जौहर आईना कहा जाता है। जानू, घुटनों को, नीज को कहा जाता है। जौहर आईना ए जानू, लिटरली पॉलिश लाइंस ऑफ द मिरर ऑफ नीज, घुटनों के आईने का जौहर। काफ़ी कॉम्प्लेक्स इमेजरी है। तो शेर है कि पा दामन हो रहा हूँ बस की मैं सहरा नवर्द। खारे पा हैं जौहरे आईनाए जानू मुझे। ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ जस्ट एन एक्सरसाइज इन इमेज क्रिएशन जिसको 100% समझना मेरे लिए तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक वहशी आशिक की स्टेट को दर्शाया गया है। मजनू जैसा वहशी आशिक है जिसकी फितरत में है इश्क में अपने आप को खो देना, इश्क में वहशी बन जाना, और फिर वो शहर से दूर सहरा में जाके घूमता है, रेगिस्तान में जाके रहता है। सहरा में घूमते घूमते सहरा की झाड़ियों के नोकीले कांटे भी उसके पाँव में चुभते हैं, वो ज़ख्मी भी होता है, और उसके दुख दर्द की स्टेट को दर्शाया गया है, उसकी वहशत को दर्शाया गया है। मगर ये भी याद रहे कि उसको इश्क की वहशत, अपनी सहरा नवर्दी, ज़ख्मी होना, ज़ख्म खाना इश्क में बहुत पसंद भी है। तो ये एक सच्चे आशिक के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि वो इश्क में अपने आप को बर्बाद कर बैठा है। तो और अगर वो सहरा में घूम ना पाए तो ये फिर उसके लिए ठीक नहीं है। उसकी फितरत में है सहरा में घूमना और ज़ख्म खाना। तो दोनों रंग हैं उसकी हालत में, एक नेगेटिव रंग क्योंकि वो ज़ख्मी है, और एक पॉजिटिव रंग क्योंकि इस प्रोसेस में उसको दर्द की लज्जत भी हासिल होती है। पा दामन हो रहा हूँ बस की मैं सहरा नवर्द। खारे पा हैं जौहरे आईनाए जानू मुझे। तो पहली पॉसिबिलिटी ये हम देखते हैं कि अब वो सहरा नवर्दी नहीं करता, सहरा से दूर कहीं वो बैठा हुआ है, अकेले में पाँव का दामन फैला के वो बैठा है। तो कहता है कि मैं सहरा नवर्द हुआ करता था मगर अब वो दिन बीत गए, अब मैं सहरा से दूर अकेले में बैठा हूँ, मतलब मैंने सहरा नवर्दी छोड़ दी है या सहरा नवर्दी मेरी छूट गई है। तो जो उसके लिए एक बड़े अफसोस की बात हो सकती है क्योंकि उसकी फितरत है सहरा में घूमना। अब सहरा नवर्दी क्यों छूट गई है ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। शायद वो मायूस हो गया है, शायद उसको उम्मीद थी कि महबूब उसको रेस्क्यू करने आएगा, ऐसा नहीं हुआ, और या वो थक गया है, घूम घूम के, ज़ख्म खा खा के बेचारा थक चुका है, टूट चुका है, और अब वो सहरा से दूर कहीं बैठा है। तो अकेले में सेक्लूजन में बैठा है। और दूसरी लाइन में कहते हैं कि खारे पा हैं जौहरे आईनाए जानू मुझे, कि पाँव के कांटे मेरे घुटनों के आईने का जौहर बन गए हैं, पॉलिश लाइंस बन गए हैं। तो एक दो रंग इसके अंदर हो सकते हैं। वो पाँव मोड़ के बैठा है, लोटस पोजीशन में चौकड़ी मार के बैठा है, और उसके पाँव उसके घुटनों को टच कर रहे हैं, इफेक्टिवली छील रहे हैं, या छील छील के घुटनों के आईने को चमका रहे हैं, या फिर वो अपनी टांग दूसरे घुटने पे रख के बैठा है, पाँव के तले को देख रहा है जिसके अंदर कांटे चुभे हुए हैं, और वो कांटे उसके
घुटने को भी रगड़ रहे हैं। तो हालांकि सहरा में वो कहता है मैं नहीं घूमता, लेकिन बरसों के बाद भी लगे हुए कांटे मेरे पाँव से नहीं गए और वो मेरे घुटनों को रगड़ रगड़ के चमका रहे हैं। तो इस मंज़र को डिस्क्राइब करने के लिए शायद घुटनों को एक आईना बताया गया है। और लेकिन बात यह है, कहने की कोशिश की जा रही है कि सहरा नवर्दी छोड़ देने के बाद भी उसके इफ़ेक्ट्स नहीं गए, या तो बरसों बरसों से जो कांटे मेरे पाँव में चुभ रहे थे वो अभी भी बरकरार हैं, या फिर वो अपनी इमेजिनेशन में अभी भी सहरा में ही घूम रहा है। और ये भी हो सकता है कि घुटने को आईना इसलिए बताया गया है क्योंकि उसको अपनी हालत की रिफ्लेक्शन घुटनों के अंदर नज़र आ रही है। पाँव भी छिले हुए हैं, घुटने भी छिल चुके हैं, और उसकी भी हालत जो बर्बादी की है उसको वो अपनी छिली हुई ज़ख्मी हालत जो है घुटनों के अंदर रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है। ये रंग भी इसके अंदर हो सकता है। तो और इमेजरी के और एस्पेक्ट्स देखें, पॉलिश की जो स्क्रैच करने की लाइनें हैं वो भी रैंडम हो सकती हैं, और कांटे जो चुभे हुए हैं वो भी रैंडमली चुभे हो सकते हैं। ये भी इमेजरी का पार्ट हो सकता है। ओवरऑल बड़ी एब्स्ट्रैक्ट इमेजरी है। वो कहते हैं कि जो पाँव के कांटे हैं वो मेरे घुटनों के आईने को चमका रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी पहली लाइन में ये भी पैदा होती है कि वो सहरा में ही है, तो सहरा नवर्दी उसने छोड़ी नहीं है। तो वो कहता है कि पा बा दामन हो रहा हूँ बस कि मैं सहरा नवर्द, या तो वो जैसे किसी का दामन झाड़ियों में उलझ के कांटों से छलनी हो सकता है, उसी तरह वो अपने पाँव का दामन लेके सहरा में घूम रहा है, और कांटे उसके पाँव में चुभ रहे हैं और वो बेहद ज़ख्मी हो रहा है। ये रंग भी हो सकता है। और बेचारा थक के गर्मी और दर्द की वजह से कहीं बैठा है और उसके पाँव के कांटे उसके घुटनों को रगड़ रहे हैं, रगड़ रगड़ के चमका रहे हैं। ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि वो बेचारा इतने उसने दुख दर्द सहे हैं कि ही हैज़ गॉन इनटू ए स्टेट ऑफ ट्रांस और डिल्यूजन, राइट। तो उसको अजीब अजीब सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, घुटनों के अंदर आईना नज़र आ रहा है। ये रंग भी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो ओवरऑल जैसा मैंने कहा, इसके अंदर एक वहशी आशिक को दर्शाया गया है। अपनी वहशत में वो क्या क्या दुख सहता है, किस तरह के ज़ख्म वो खाता है, किस तरह के डिल्यूजन्स वो एक्सपीरियंस करता है, ये सारे रंग इसके अंदर हैं। अगर आपको कोई और रंग नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो कहते हैं कि पा बा दामन हो रहा हूँ बस कि मैं सहरा नवर्द, खारे पा हैं जौहरे आईनाए जानू मुझे। दूसरे शेरों में भी जब गालिब साहब ने आईने के जौहर की इमेजरी को इस्तेमाल किया है तो शेर काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। तो अगला शेर देखते हैं कि देखना हालत मेरे दिल की हम आगोशी के वक्त, देखना हालत मेरे दिल की हम आगोशी के वक्त, है निगाह आशना तेरा सरे हर मुँह मुझे। हम आगोशी कहते हैं गले लगना या गले लगाना, टू एम्ब्रेस। निगाह आशना फ्रेंडली गेज, ऐसी निगाह जिसमें आपको दोस्ती या जान पहचान नज़र आए। ये किसी दोस्त की निगाह हो सकती है, ये दोस्ती से भरी हुई निगाह हो सकती है। सरे हर मुंह, टिप ऑफ एवरी हेयर, तो ये उसकी महबूब की जुल्फ़ों की यहाँ पे बात हो रही है, या उसके शरीर के हर बाल की टिप की यहाँ पे बात हो रही है, सरे हर मुंह। तो कहते हैं कि शेर है कि देखना हालत मेरे दिल की हम आगोशी के वक्त, है निगाह आशना तेरा सरे हर मुँह मुझे। पहली लाइन में वो कहता है कि गले लगने के वक्त मेरे दिल की हालत देखो, देखो मेरे दिल का क्या हाल हो रहा है निगाह आशना तेरा सरे हर मुँह मुझे, कि तेरा हर सरे मुँह, तेरे हर एक बाल की जो टिप है वो एक निगाह आशना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दोस्ती से भरी हुई एक निगाह है, या? तो रंग देखें कहीं है इसके अंदर, पहले ये सोच के देखें कि दिस इज़ ए रेयर ओकेजन, या तो उसको हम आगोशी नसीब हुई है जो जनरली कि उसकी किस्मत में नहीं होता। तो महबूब से गले मिलने का उसको मौका यहाँ पे मिला है। अब हर बाल क्यों निगाह आशना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। तो शायद प्यार से भरी निगाह से हर महबूब का हर बाल उसको देख रहा है, उसके दिल को देख रहा है, और वो कह रहा है कि मेरे दिल की हालत देखो, या तो शायद उसके दिल से ये बात सहन ही नहीं हो रही कि मेरी किस्मत ऐसी चमक गई है कि मुझे महबूब को गले लगाने का मौका मिल रहा है,
उसकी जुल्फ़ों के पास जाने का मौका मुझे मिल रहा है, या तो वो इमोशन से आपे से बाहर हुआ जा रहा है, उसका दिल बहुत खुश है, रोने वाला है या टूट के बर्बाद होने वाला है, क्योंकि महबूब की निगाह कातिल निगाह भी होती है, तो उसकी जुल्फ़ें उसकी तरफ देख रही हैं प्यार भरी निगाह से, तो उससे ये सहन नहीं हो रहा उसके दिल से। तो अब ये निगाह आशना क्यों है, जानी पहचानी निगाह क्यों है, इसके अंदर भी कई रंग हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि वो पहले गले लग चुका है, या इस वजह से जुल्फ़ों को ऐसा लगता है कि ये जाना पहचाना आशिक है, या उसको ऐसा लगता है कि जुल्फ़ें जानी पहचानी है। पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि लाइक आई सेड इट्स अ रेयर ओकेजन, गले लगाने का मौका उसको नहीं मिलता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसको पहले भी गले लगाने का मौका मिल चुका है। दूसरा ये कि उसका दिल महबूब की जुल्फ़ों के जाल में फंसा हुआ है, पहले से फंसा हुआ है, हमेशा हमेशा के लिए फंसा हुआ है, या तो अब जब उसको फिज़िकली गले लगाने का मौका मिला तो महबूब की जुल्फ़ें बहुत जानी पहचानी लग रही हैं, क्योंकि उसका दिल वहीं अटका हुआ है, और उसी दिल की हालत की यहाँ पे बात की जा रही है। तीसरा एक फैंटेसी का रंग भी हो सकता है कि वो रात दिन महबूब और उसकी जुल्फ़ों के बारे में ही सोचता है, फैंटेसाइज करता है, इसलिए जुल्फ़ों के अंदर उसको एक जानी पहचानी निगाह, दोस्ती से भरी निगाह नज़र आ रही है। धोखे का रंग भी हो सकता है, कि उसको लग रहा है कि ये निगाह आशना है यहाँ पे, मगर है नहीं, तो महबूब और उसकी जुल्फ़ें अपने जाल में फंसाने के लिए उसकी तरफ एक फ्रेंडली निगाह से देख रही हैं। और फाइनली ये पूरा का पूरा मंज़र ही एक फैंटेसी हो सकता है तो उसकी इमेजिनेशन में ही ये चल रहा है, वो गले में भी फैंटेसी में ही लग रहा है महबूब से, राइट। तो रियलिटी में उसको गले लगने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये सारी उसकी एक इमेजिनेशन या एक फैंटेसी है, ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल कहते हैं कि देखना हालत मेरी दिल की हम आगोशी के वक्त मेरे दिल की क्या हालत हो रही है, ये देखो। है निगाह आशना तेरा सरे हर मुंह, मुझे सरे हर मुंह, तेरे बालों का हर एक टिप जो है वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे किसी दोस्ती से भरी हुई निगाह हो, या किसी दोस्त की निगाह हो, या वो एक दोस्ती से भरी हुई निगाह से मुझे देख रहा है। देखना हालत मेरे दिल की हम आगोशी के वक्त, है निगाह आशना तेरा सरे हर मुंह, मुझे। और ये आखिरी शेर देखें कि हूँ सरापा साज आहंगे शिकायत, कुछ ना पूछ, है यही बेहतर कि लोगों में न छेड़े तू मुझे। सरापा सर से पांव तक, साज आहंगे शिकायत, ऐसा साज, ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो शिकायत का संगीत बजाता हो, जिसके अंदर से शिकायत की आवाज़ निकलती हो। तो महबूब शायद पब्लिकली आशिक को छेड़ रहा है महफिल में, या लोगों के सामने पब्लिकली आशिक को तंग कर रहा है, उसके ऊपर जुल्म सितम ढा रहा है, और आशिक कहता है कि मैं शिकायत से भरा बैठा हूँ, या तो आई एम फुल ऑफ कंप्लेंट इन द वे दैट ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ फुल ऑफ मेलेडी। तो मैं ऐसा साज हूँ जिससे शिकायतों के सिवा कोई आवाज़ नहीं निकलती, तो मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में शिकायत कर सकता हूँ, मुझे महारत हासिल है शिकायत करने में। तो कहता है कि मैं सर से पांव तक दुखी हूँ, शिकायत से भरा बैठा हूँ, तो ज़रा सा अगर तूने मुझे छेड़ा तो मैं रो दूंगा, मैं शिकायत करूँगा, मैं चीख पुकार मचाऊंगा, और फिर तेरी इस दुनिया में रुसवाई हो सकती है, तो तू पब्लिकली मुझे मत छेड़, मैं शिकायत करूँगा तो पूरे ज़माने में तेरी बेइज्जती हो सकती है। तो एक रंग ये भी है कि छेड़ना है तो प्राइवेट में छेड़, या एकांत में मुझे छेड़, सारी दुनिया के सामने मुझे मत छेड़। तो उसको अपनी और अपने महबूब की रुसवाई की परवाह है। एक वार्निंग का रंग भी है, ऑब्वियसली वो कह रहा है कि सबके सामने मुझे मत छेड़। तो ये सारे रंग हैं इस शेर के अंदर। कहते हैं कि हूँ सरापा साज आहंगे शिकायत, कुछ ना पूछ कि मैं किस तरह शिकायत से भरा बैठा हूँ। मैं एक ऐसा साज हूँ जिसके अंदर से शिकायत का म्यूज़िक निकलता है। दूसरी जगह पे भी हमने देखा है कि आशिक अपने नालों को एक सुरीले संगीत से भी कंपेयर करता है, तो उसके नाले जो हैं उनके अंदर ऐसा असर है कि वो सुरीले संगीत से भी ज़्यादा असरदार है। इतनी इमोशनल गर्मी, शिद्दत उनके अंदर होती है। हूँ सरापा साज आहंगे शिकायत, कुछ ना पूछ, कुछ मत मुझसे पूछ, है यही बेहतर कि लोगों में ना छेड़े तू मुझे, कि यही बेहतर है, या इसका बुरा नतीजा हो सकता है, तेरी रुसवाई हो सकती है अगर मैंने अपनी शिकायतों का म्यूज़िक बजाना शुरू कर दिया। ये दूसरे शेरों में भी ये रंग आता है। गालिब साहब का एक शेर है कि पुर हूँ मैं शिकवे से यूं राग से जैसे बाजा, पुर हूँ मैं शिकवे से यूं राग से जैसे बाजा,
एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। और मसूर अनवर का एक शेर है कि दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। यही रंग इस शेर के अंदर भी मुझे नज़र आता है। हूँ सरापा साज आहंगे शिकायत, कुछ न पूछ है यही बेहतर कि लोगों में न छेड़े तू मुझे। तो ये थे तीनों शेर। आई होप दे मेड सम सेंस। और अगर आपको कोई और रंग नज़र आए स्पेशली पहले शेर में तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।